तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल भारत आएंगे। आज भारत नहीं आ पाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कल देर शाम भारत पहुंचेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 में हिस्सा लेने के लिए कल जो बाइडेन भारत आ रहे हैं। कल पीएम मोदी के साथ बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। जो बाइडेन कल भारत आएंगे G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो होटल आईटीसी मोरिया में खास व्यवस्था की गई है और हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी है। यूके देवनाथ जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। G20 का जो सम्मेलन हम भारत में करा रहे हैं, कई अलग अलग सारे मुल्कों के जो हैं बड़े बड़े जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जो बाइडेन आ रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आसान सी भाषा में दर्शकों को समझाइए कि विश्व पटल पर भारत कितना ज्यादा मजबूत हो रहा है। देखिए, G20 सम्मेलन जब हम भारत में कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ना सिर्फ भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, वरन पूरे विश्व को एक मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है कि भारत जो है विश्व के पटल पर एक उभरता हुआ सितारा है। ये ऐसे भी अब विश्व जो है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है। किसी भी एक देश का विश्व में लीडरशिप अब भविष्य में संभव नहीं होगा। भारत जो है फिलहाल विश्व में 5वें स्थल पर है जहां तक जीडीपी की बात हो रही है, और बहुत जल्दी भारत विश्व में तीसरे पोजीशन में पहुंच जाएगा। यानी भारत दुनिया को ना सिर्फ लीड कर रहा है, वरन सबको साथ लेकर जा रहा है। हम जानते हैं कि आज G20 के पटल पर जो कुछ हो रहा है, जिसमें मोदी जी भी G20 के बाकी शीर्ष नेताओं को संबोधित करेंगे, वरन 43 से ज्यादा देश जो हैं, जो कि इसमें एज ए पार्टनर या एज एन अटेंडेंट उनके शीर्ष नेता आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ग्लोबल साउथ, यानी दक्षिण अफ्रीका आप समझ लीजिए, दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया आप समझ लीजिए, लैटिन अमेरिका हो गया या कैरेबियन नेशंस हो गए। यहाँ के सब देश, छोटे छोटे देश अब भारत की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हैं कि मोदी जी किस तरह से G20 के पटल पर छोटे छोटे देशों के, जो देश अभी भी विकसित हो रहे हैं, जिनको अभी तक विकासशील काफी सालों तक रहना पड़ेगा, उनको मोदी जी कैसे साथ लेकर आगे बढ़ने की बात रखते हैं। विकासशील देशों की तो बात हो गई, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शी जिनपिंग की जगह जो ली कियांग भारत आ रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? देखिए, इसका मायना बहुत स्पष्ट है कि चाइना वर्तमान समय में इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्होंने अब तक कोई भी G20 समिट स्किप नहीं की थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो एक G20 समिट में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया है। और ये चाइना ने जाहिर है कि ये अपने पेरिल पर किया है, अपने हानि के आधार पर ही चाइना ने ये स्टेप उठाया है। और चाइना की वर्तमान अगर आर्थिक स्थिति देखें तो चाइना की जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चाहे वो चाइना का हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे अन्य की सेक्टर्स हो, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक एस्टिमेट के अनुसार आने वाले वर्षों में चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4% के आसपास ही तक रहेगी। यही चाइना कभी ऐसा था कि वो उसने दशकों तक 9% की जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन की थी। चाइना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना, लेकिन अब वो उसी पैसे के बल पर पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता है, जिसे कि दुनिया स्वीकार नहीं कर रही है। और चाइना का यदि ऐसे ही, अभी आपने देखा कैसे उसने एक स्टैंडर्ड मैप जारी करके
भारत के अरुणाचल प्रदेश को, साउथ ईस्ट एशिया के तमाम राष्ट्रों के अनेक टेरिटरीज को, ताइवान को अपने क्षेत्र में दिखाने की कोशिश की। तो ये जो चाइना का जो विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, उपनिवेशवादी और अवसरवादी जो इनका रवैया है, वो उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसोलेट कर रहा है। इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स वहां से विड्रॉ हो रही हैं। शी जिनपिंग की जो छवि है वो नेगेटिव होती जा रही है, वो दुनिया को फेस नहीं कर पा रहे हैं। और जाहिर है कि घरेलू मोर्चे पर भी वो असंतोष का शिकार हो सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर उनके खिलाफ कई ऐसे जो डिसिडेंट नहीं, घरेलू मोर्चे पे तो वो जूझ ही रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी, लेकिन कर्नल टीपी त्यागी जी, अभी आसियान में जो चीन के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक बयान आया ली कियांग का कि हमें शीत युद्ध से बचना चाहिए, हमें किसी भी एक गठजोड़ में नहीं फंसना चाहिए और सर्वधर्म संभाव किया। फिर अगर हम विश्व पटल की बात करें तो सभी को एक साथ मिलकर कर काम करना चाहिए। ये जो बयान उन्होंने दिया, शीत युद्ध से बचना चाहिए, इसके मायने क्या है? अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि शीत युद्ध से बचना चाहिए तो शी जिनपिंग को आना चाहिए था। शी जिनपिंग को G20 में आना चाहिए था इतने बड़े मैसेज को देने के लिए कि जो कोल्ड वॉर एक लंबे समय तक चला, जिसकी वजह से न्यूक्लियर आर्मामेंट का प्रोलिफरेशन हुआ, वो खत्म होना चाहिए। ये इसका मतलब निकलता है। तो ये मैसेज के लिए वो अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों भेज रहे हैं? और क्या ये शीत युद्ध नहीं है कि हालांकि चाइना ने ये कहा था कि हम एक युद्ध साउथ तिब्बत यानी अरुणाचल प्रदेश के लिए लड़ेंगे, लेकिन अब बगैर युद्ध लड़े क्या इसे शीत युद्ध ना समझा जाए कि उन्होंने अपने मैप के अंदर अरुणाचल प्रदेश को अपना बता दिया। और जब हमने इसका एक सीधा सीधा जवाब दिया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा था, है और रहेगा, तो उसका असर चीन पे जो हुआ तो हुआ, मगर उसका असर इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई, वियतनाम, फिलीपींस, इनके ऊपर हुआ। ये जो छोटे छोटे देश थे जो अब तक उसकी लीडरशिप में चुप रहते थे, उन्होंने कहा कि हम भी साउथ चाइना सी में उसके आर्टिफिशियल आइलैंड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को नहीं मानते। अब ये जो स्थिति आई, अब वो इसे शीत युद्ध कहे या गर्म युद्ध कहे, उसका आए या ना आए G20 में, उसका आइसोलेशन ना आने से भी है और आने से तो उसकी और दुर्गति होती, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सवाल पूछती। हम तो पूछते ही पूछते। लेकिन मेजर अली शाह जी, एक सवाल यह भी उठता है कि पुतिन और जिनपिंग ये दोनों ही भारत नहीं आ रहे हैं, यानी G20 के समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाएं? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और यही सवाल बहुत लोगों के जहन में इस टाइम पे घूम रहा होगा। तो मैं ये बात थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव से क्लियर कर दूं कि अगर रूस के प्रधानमंत्री साहब के राष्ट्रपति साहब नहीं आ रहे हैं तो उनका एक जेन्युइन रीजन है। उनका देश अभी वॉर पे है और वॉर टाइम में हम सब जानते हैं क्या होता है। अगर पुतिन साहब नहीं आ रहे हैं तो जी हाँ, उनकी जेन्युइन रीजन है। अब चीन के जो प्रीमियर हैं शी जिनपिंग, वो साहब नहीं आ रहे हैं भाई इसके मैं कई मायने निकालूंगा। मैं पहला मायने मैं बोलूंगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, गिल्टी कॉन्शियस। दूसरा मैं बोलूंगा कि ये हो सकता है कि एक माइंड गेम की स्ट्रैटेजी हो चीन की, जो कि चीन माहिर है जिसमें प्रोपेगेंडा रचने में, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने में, कि अगर वो नहीं आ रहे इसके मायने क्या है कि भाई चीन बहुत कुछ तैयारी में लगा हुआ है, वो जल्दी कोई ठोस कदम उठाएगा, हमको ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, हमको हल्के में ये नहीं लेना चाहिए। देखिए फोन भी बज रहा है, हो सकता है कहीं आप जिनपिंग साहब की क्योंकि वो मिस कर रहे हो, वो मैं लाइफ में कह रहा हूँ। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि जिनपिंग साहब अगर नहीं आ रहे हैं ना तो ये माइंड गेम्स भी खेल रहे होंगे कि क्योंकि बहुत दुनिया सोचेगी अच्छा चीन आया नहीं। और अगर आप देखें लगभग G20 की मीटिंग में कभी भी ऐसा हुआ है नहीं। हालांकि जहां तक मेरा सवाल मेरी नॉलेज आती है कि चीन ने अभी मिस की होगी G20, तो शी जिनपिंग साहब एक मैसेज, एक संदेश भी देना चाह रहे होंगे। उनके बिहाफ पे अपना एक नुमाइंदा भेज रहे हैं वो। तो हमको ये इसका एक तो पहले कदम फूंक रखना चाहिए। दूसरी बात, हमको ये चीन जो है ना वो दीवार पे जब मक्खी बैठती है ना उसकी तरीके से सब अपने अपने परेशानी में मसरूफ हैं। किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो शी जिनपिंग साहब को हीरो बना के देखे। ये सोचते हैं कि भाई सारी दुनिया की नजरें इनके ऊपर हैं, क्योंकि हाँ इनकी बदतमीजियों को कर्व करने के लिए क्वाड की फॉर्मेशन हुई। आज देखिए आसियान मीटिंग में भी कई आसियान देश ऐसे हैं
जब जी। चीन ने कार्टोग्राफिक इन्वेजन करने की कोशिश करी अभी कुछ चंद एक दिन पहले, अपने मैप पे अरुणाचल प्रदेश अक्सर चीन का हिस्सा मान के वो दिखाया, कई देशों ने आके खुल के इनकी निंदा करी, खुल के बिल्कुल। चीन शर्मिंदा है। जी। एक तो मैं ये तो मायने मानूंगा। दूसरी तीसरी बात है, पूरा जो 3488 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, जो पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जी। वो एक परसेप्शन है, कोई क्लियर बॉर्डर तो है नहीं। तो चीन इसी चीज का फायदा उठाता है और वो अपने आप को दिखाता है, वो सन कर रहे हैं, वो बच्चे होते हैं, नाखुश होते हैं, जाओ जाओ जाओ, मैं कुट्टी करता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ। तो उस तरीके से बचपना है। मैं इसको एक और तरीके से ऐसे देखूंगा, तो अल्टीमेटली घाटा किसका है? घाटा चीन का ही है। आई वुड से इट्स देयर ओन लॉस, आशीष भाई। लेकिन एक सवाल संजीव श्रीवास्तव जी ये भी है, कई मीडिया रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जिनपिंग भारत आते हैं तो उन्हें बाइडेन से मिल पाते हैं और वो बाइडेन से अपनी शर्तों पर ही मिलना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि जो चीन है, जिसका जिक्र अभी किया भी जा रहा था, कि वो आर्थिक जो हालात हैं वो बिल्कुल वहां पर खराब हैं, वो बहुत ही तंगहाली से गुजर रहा है। तो ऐसे में जिनपिंग का बीजिंग में रहना ज्यादा जरूरी था। संजीव श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे था। अभी कुछ टेक्निकल वजह से संजीव श्रीवास्तव जी को आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इस सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे कि आखिर चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत क्यों नहीं आ रहे, कितनी आर्थिक तंगी से इस समय चीन गुजर रहा है और चीन के राष्ट्रपति के भारत ना आने से इस मीटिंग पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि चीन अड़ंगा नहीं डालेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर सबसे ज्यादा बात होती है और सबसे ज्यादा मिसयूज अगर कोई करता है तो वो चाइना है। बुलेटिन में G20 समिट को लेकर देश पूरी तरह से तैयार है। देश के हर कोने में G20 की तस्वीरें आपको दिखेंगी और मेजबानी करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आना शुरू कर गए हैं। कल जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भारत आएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 का सम्मेलन होगा। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। G20 के चलते स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया है, क्योंकि कई वीआईपी रूल्स लगेंगे, जिसके कारण स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया है और दिल्ली पूरी तरह से G20 के लिए तैयार है। जापान, फ्रांस, जापान के पीएम, फ्रांस के राष्ट्रपति, कनाडा के पीएम, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, ये सभी G20 में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इटली के पीएम, चांसलर, जर्मनी के भी शामिल हो रहे हैं। स्वागत करने के लिए एकदम तैयार है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के स्वागत के लिए दिल्ली की जो सुरक्षा है उसको एकदम पुख्ता कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो ट्रैफिक अरेंजमेंट्स किए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है जिसकी रिस्ट्रिक्शन आज रात 12 बजे से लग जाएंगे। आपको बता दें कि G20 के कार्यक्रम नई दिल्ली में होने हैं, इसीलिए यहाँ प्रतिबंध ज्यादा है। नई दिल्ली जिले के पूरे इलाके को 6 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए नियंत्रण जोन 1 में रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन जो है वो नई दिल्ली में देखने को मिलेंगे। जो व्हीकल्स हैं जिनमें गुड व्हीकल्स आते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, इंटर स्टेट बसेस हैं, लोकल सिटी बसेस हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। जो पास के इलाके हैं प्रगति मैदान के, जैसे मथुरा रोड है, भैरव रोड है, पुराना किला रोड है, इनसाइड प्रगति मैदान टर्नल, आज रात 7 बजे से 10 सितंबर 12 बजे तक ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे मिल्क, फूड, मेडिकल इमरजेंसी, उनके लिए नो एंट्री प्रोसेस के साथ एंट्री अलाउ की जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि टैक्सियों का न्यू दिल्ली में अलाउ नहीं किया जाएगा। आज रात 12 बजे से टैक्सियां न्यू दिल्ली में अलाउ नहीं होंगी। इसी के साथ ही जो वर्चुअल हेल्प डेस्क है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बनाई गई है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बनाई गई है, ताकि जो लोग हैं वो अपने कंफ्यूजन को वहां पे दूर कर सके, उनके ऊपर काम कर सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मेट्रो की सर्विसेज में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।
एक एडवाइस भी दी गई है पुलिस की तरफ से कि जो लोग हैं दिल्ली के वो ज़्यादातर मेट्रो का इस्तेमाल करें, और अगर उनको कहीं भी जाना है मेनली न्यू दिल्ली के एरियाज़ में। और इसी के साथ ही जो सबसे इफेक्टेड स्टेशन रहने वाला है वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि प्रगति मैदान यानी कि जहाँ पे भारत मंडपम, जहाँ पे G20 समिट होना है, सम्मेलन होना है, उसी के नज़दीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहने वाला है। इसी के साथ ही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली के लोग, देश के लोग वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत करने के लिए एकदम तैयार है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं। यूके देवनाथ जी, अगर शी जिनपिंग अगर भारत नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे मुझे 3 वजहें समझ में आ रही हैं। पहला तो यह है कि चीन और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो। दूसरा, उन्हें इस बात की भी आशंका हो सकती है कि ग्लोबल साउथ का जो मुद्दा है वो भारत उठा सकता है। और तीसरा, भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद चल रही है वो भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। जी हाँ, शी जिनपिंग जो है अपने सारे जो कदम है वो फूक फूक के रख रहे हैं। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, तो वहां पर भी उन्होंने देखा कि विश्व की जो मीडिया थी वो चीन के नेगेटिव रोल को ज्यादा हाईलाइट कर रही थी। तो शी जिनपिंग को लग रहा है कि भारत में अगर आएंगे तो शायद उनकी पर्सनालिटी को विश्व की मीडिया प्रोजेक्ट नहीं करेगी और दुनिया भर में चर्चा होगी तो सिर्फ जो बाइडेन की चर्चा होगी, ऋषि सुनक की चर्चा होगी, मोदी जी की चर्चा होगी, और शायद दुनिया की जितनी मीडिया चैनल्स हैं वो शी जिनपिंग को शायद कवर नहीं करेगी। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि शी जिनपिंग को शायद इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम का भी एक सामना करना पड़ रहा है। वहां पर चीन में अलग अलग वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो युवा हैं, खासतौर से जो 24 साल से कम की युवा हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो 21% हो गई है। यानी हर 5 में से 1 युवा जो है वो अपने कॉलेज छोड़ चुका है, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकला है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। इससे एक लोअर लेवल पर एक अशांति की लहर छा रही है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसको भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग भारत में आ जाए और पीछे से जो अशांति की भावना है वो ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए शायद शी जिनपिंग फिलहाल अपनी गद्दी बचाने के लिए ही चीन में रहना चाहते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई यूके देवनाथ जी कि शी जिनपिंग अपनी गद्दी बचाने के लिए ही चाइना में रहना चाहते हैं। लेकिन पुतिन को लेकर टीपी त्यागी साहब, जो मेरे मन में जो 3 चीजें आ रही हैं वो यही हैं कि उन्होंने पिछले कुछ समय से, जब से यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ है, तो उन्होंने अपने विदेश दौरों को कम कर दिया है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो जाएंगे तो उनसे यूक्रेन को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं, ये बात भी उनके दिमाग में होगी। और तीसरा, आईसीसी ने जो उनके खिलाफ एक वारंट निकाला था, गिरफ्तारी वारंट निकाला था, ये भी उनके दिमाग में होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ ने जो उनके लिए वारंट निकाला था, तो मुझे लगता है ये 3 चीजें भी उनके दिमाग में होंगी। शायद ये भी वजह है कि वो विदेश दौरों से बच रहे हो। देखिए सर, जो वारंट निकाला था वो तो हिंदुस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, ये तो इमेजिनरी पॉइंट है, आउट कर दीजिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि रशिया अपने डिफेंस मिनिस्टर को भेज तो रहे हैं। अगर मान लीजिए वो आते और यहाँ पे यूक्रेन का मुद्दा इस तरकीब से उठाया जाता, क्योंकि ज्यादातर देश जो हैं वो इस रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो उनके लिए वो स्थिति ऐसे है जो। और जो अब डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं उन्होंने ये कह दिया कि अगर यूक्रेन के बारे में कोई भी हमारे खिलाफ बात की गई तो कोहराम मच जाएगा। अब इस किस्म का स्टेटमेंट उन्होंने आने से पहले ही दे दिया, जिससे साफ पता लग गया कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, तब तक शायद ये चीजें क्लियर नहीं थी कि उनकी सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उससे बचने के लिए भी वो यहाँ नहीं आ रहे हैं।
लेकिन सर ये जो समिट है, इस समिट को आप अब ये ना समझे 180 डिग्री का चेंज हो चुका है। जी। आज तक की जितनी G20 की समिट हुई वो इस बात के ऊपर हुई कि कोई देश की कितनी जीडीपी है और जी। क्लाइमेट चेंज को हम कैसे नहीं, करें। लेकिन अब एक यहाँ सवाल मैं कहीं- संजीव श्रीवास्तव साहब से लेना चाहूंगा, चूंकि समय भी कम है। मुझे मेजर अली शाह के पास भी जाना है। क्या अंतर्राष्ट्रीय खेमेबंदी का ये जो G20 समिट हो रहा है, कहीं वो एक यहां से अंतर्राष्ट्रीय खेमेबंदी तो ना शुरू हो जाए, क्योंकि दो बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और मेरा ऐसा असेसमेंट है कि वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय खेमेबंदी है, जो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीकरण है, उसके वजह से भी ये जो बड़े राष्ट्रों के जो नेता, चाइना और रशिया के जो नेता हैं, वो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। वर्तमान समय में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है। यूक्रेन का युद्ध महाशक्तियों के बीच ही लड़ा जा रहा है, परोक्ष रूप से ये लड़ा जा रहा है और चाइना लगातार जो है पूरे यूक्रेन के युद्ध को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। क्योंकि रशिया को इस यूक्रेन के युद्ध में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, इसलिए रशिया अब चाइना की तरफ भी बढ़ रहा है और चाइना और रशिया साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है रशिया के जो संबंध है वो नॉर्थ कोरिया के साथ भी गहरे हो रहे हैं और ईरान पहले से ही रशिया को मदद दे रहा है और सीरिया और बेलारूस जैसे राष्ट्र तो उसके साथ ही खड़े हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय खेमेबंदी तो हो ही रही है और महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहरा रहा है। एक नए शीत युद्ध का खतरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो ये और यही बात चीन के प्रधानमंत्री ने आसियान शिखर सम्मेलन में भी कही कि शीत युद्ध से हमें बचना चाहिए। आखिरी सवाल मेजर मोहम्मद अली शाह मैं आपसे लूंगा, इस G20 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ग्लोबल लीडर के तौर पर कितनी ज्यादा और मजबूत होगी? बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत ही मजबूत छवि होगी ग्लोबल लीडर के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ऑलरेडी हिंदुस्तान एक ऐसे तरक्की के रास्ते पे है कि आप देखिए, चाहे रशिया रूस का युद्ध हो, चाहे सुदान क्राइसिस हो, चाहे तुर्की में भूकंप आया हो, चाहे हम चांद पे जाने की बात करें, चाहे इंडिया के सोलर मिशन की बात करें, आदित्य L1 की बात करें, चाहे किसी की बात करें, चाहे हम क्वाड का भी हिस्सा है, चाहे हम आसियान के भी हिस्सा है। हम वहां पे आए थे, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने को चेयर की थी वो मीटिंग। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री तो खैर वहां पे थे ही थे एज अ चेयरपर्सन वहां पे। तो बिजनेस में कोई शक की बात है नहीं। हिंदुस्तान की आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ग्लोबल मैप पे ऐसा चमकता है जब आसमान से भी हम देखते हैं। जैसे कि विंग कमांडर राकेश शर्मा साहब जब वो स्पेस गए थे तो उन्होंने जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा आपको ऊपर से आज चंद्रमा के करीब से हिंदुस्तान कैसा लगा, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। बिल्कुल उसी तरीके से आज की तारीख में हिंदुस्तान की बल्कि ऐसी छवि हो गई है कि पूरा जितने भी मुल्क हैं, जितने भी दुनिया के मुल्क हैं, इनको मैं G20 नहीं बल्कि मैं G200 बोलूंगा कि पूरी दुनिया के मुल्क सारे हिंदुस्तान पे नजर गाड़े रखेंगे। और जी हाँ, और छवि जो है बड़ी मजबूत, क्योंकि एक लीडर को में क्या खूबियां होनी चाहिए? लीडर को होनी चाहिए कि ओरेटरी स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, सिंपैथी, वो सब खूबियां वैसे हैं ऑलरेडी। अब आप देखिए, हिंदुस्तान एक आम हिंदुस्तानी जब आज की तारीख में विदेश जाता है तो पहले लोग उन पे कहते थे यू इंडियन। आज की तारीख में लोग बड़े इज्जत से अदब से पूछते हैं आर यू इंडियन। बहुत फर्क आ गया है दोनों में दिखने में। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है और मेरे को बहुत गर्व है, बहुत हम सबको बहुत गर्व है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जय हिंद। और हमें गर्व है कि G20 सम्मेलन हम करा रहे हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह आपका, कर्नल रिटायर्ड TP त्यागी आपका, संजीव श्रीवास्तव जी आपका और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ जी आपका। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 4 अहम मेहमान जुड़े हुए थे जो पूरी G20 को लेकर क्या रणनीति हो सकती है, किस तरह की G20 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव जाएंगे, उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में है वो ये है कि कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय खेमेबंदी का गवाह ना बन जाए, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों के जो टॉप हैं लीडर्स हैं वो अपने आप को मीटिंग से अलग करके रखे हैं। लेकिन इतना भी तय है कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी शख्सियत और मजबूत होगी।